बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म से मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल के हवाले से हमारे इन ब्लॉग्स का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों की सूरत हाल के हवाले से एक बार फिर अहम तरीन अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज के इस व्लॉग में ख़ास तौर पर नेतन्याहू के दौरे अमेरिका के हवाले से बात की जाएगी और इसके साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से जो पेशरफ्त हो रही है और ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी कशीदगी है और इस वक्त जो थोड़ी बहुत जो खामोशी छाई हुई है, तो उस दौरान क्या कुछ हो रहा है, इसके हवाले से अहम तरीन अपडेट्स है जो कि आपकी खिदमत में हम बताएंगे। आज इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म जो है बेंजामिन नेतन्याहू अपनी अहलिया के साथ ट्रंप से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं और वो ये अहम तरीन दौरे पर रवाना हो गए हैं। इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी है और ये एक तरफा जंगबंदी है जिसका ऐलान अमेरिका ने किया है कि हम फिलहाल ईरान के ऊपर कोई हमले नहीं कर रहे और इसके पीछे रीज़न जो है वो आपको बताने की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये रीज़न जो है वो ख़ुद अमेरिका के अंदर से सामने आते रहे हैं। ख़ास तौर पर उनके वज़ीर दिफा की जानिब से, उनके जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से और उनकी सेनेट की जानिब से, उनकी ऐवान नुमाइंदगान की जानिब से, ये तमाम लोगों की जानिब से जो है वो रीज़न बताया गया है कि आखिरकार ये ट्रंप को ये जो सीज़ फायर, जो एक तरफा सीज़ फायर है, ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब ईरान ने तो कहा है कि भाई हम तो वैसे भी अपने दिफा कर रहे हैं, लिहाजा हम इस सीज़ फायर को के बाद हम जो है वो हम भी फायरबंदी करते हैं, हम लेट एंड सी करेंगे, लेकिन हम ये इजाज़त कभी भी नहीं देंगे अमेरिका कि वो अपनी मर्ज़ी से कभी अमन करे तो कभी जंग करे। ये नहीं हो सकता। जंग होगी तो फिर भरपूर होगी और अमन होगी फिर तरीके से अमन होगी। इसके हवाले से उन्होंने क्लियर कर दिया। बहरहाल आज का दिन जो है वो बड़ा अहम होने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात जो होने जा रही है, उसके लिए नेतन्याहू कैसे अमेरिका गया, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सवाल है। अब गैर मामूली सिक्योरिटी, छुपन छुपाई और दुनिया से छुप के ये दौरा कर रहा है नेतन्याहू, और उसको ये दौरा पहली बार इस तरह हुआ है कि नेतन्याहू एक एलानिया तौर पर अमेरिका जाने से उसकी जान निकली थी, लिहाजा उसने खुफिया तौर पर यह सारा प्लान तरतीब दे दिया गया। इजराइल की जो एजेंसियां थी उनकी जानिब से ये बिल्कुल भी ऐलान नहीं किया गया कि नेतन्याहू कहाँ से रवाना होने वाले हैं, किस एयरपोर्ट से रवाना होने वाले हैं और किस टाइम पे रवाना होने वाले हैं, ये कुछ नहीं बताया गया। और वो जो बिन गुरियन एयरपोर्ट है, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसका तल अबीब का, वहाँ से रवाना होने से कासिर रहे, वहाँ से रवाना होने से डर गए, लिहाजा उनको नवातीन के एयरबेस से खुफिया तौर पर अमेरिका मुंतकिल कर रवाना कर दिया गया। और इसमें साथ में हमने देखा कि यूरोप के अंदर जो ममालिक जो एंटी इसराइल जो विजन रखते हैं और ख़ास तौर पर जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसके बाद से जो नेतन्याहू के अरेस्ट के वारंट रखते हैं, तो इन ममालिक से छुपने के लिए, उन ममालिक से बचने के लिए भी नेतन्याहू ने वो रूट इस्तेमाल कर लिया कि जो उसको इन ममालिक के शर से, यानी उनके अरेस्ट करने से उनको बचा सके। और दूसरा, खुद इसराइल के अंदर जो इनकी वार कैबिनेट का इजलास था अमेरिका रवानगी से पहले, लामाला कुछ फैसले करने होते हैं, कुछ बातचीत करने होते हैं, कुछ डिसीजन लेने होते हैं, कुछ तैयारियां करनी होती है, तो वो इजलास भी नेतन्याहू जो है वो बरसर ज़मीन उस इजलास को मुनक्किद करने से वो डर गया, लिहाजा ये जो इजलास है वो भी एक ज़ैर ज़मीन बंकर में मुनक्किद किया गया। उस इजलास के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी अहलिया के साथ रवाना हो गए हैं वाइट हाउस में सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करने के लिए। अब नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात जो है वो होगी आज किसी टाइम पे, और इस मुलाकात के बाद ये फैसला होगा कि आगे का जो सिनेरियो होना है मशरिक़ वस्ता का, वो किस तरह का होना है, क्योंकि जंग तो बहरहाल होनी है। ये जंग जो है वो तय है और एक बहुत बड़ी जंग होगी लामाला, क्योंकि अमेरिका ने ये जो अभी जो थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर ली है या फायरबंदी करके एक तरफा तौर पर बैठ गया हुआ, तो इसकी वजह यह है कि उसके अपने स्टॉक पाइल्स जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। वो जंग करने की कैफियत में नहीं रहे, जंग करने की हैसियत में नहीं रहे हैं, लिहाजा वो एक तो कोशिश तो उसकी यही है कि किसी तरीके से विक्टोरियसली वहाँ से इस खित्ते से निकल आए, लेकिन उसकी इजाज़त अब ईरान उसको नहीं दे रहा। उन्होंने कह रहा है या तो आप जो है वो यहाँ से शिकस्त तस्लीम करने के निकलना होगा या फिर लड़ना होगा। लड़ने के लिए तैयार रहे, हम तो तैयार हैं आपसे लड़ने के लिए। मसला ये है कि अब ट्रंप करे तो क्या करे। अमेरिका के अंदर जो है वो उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है
कि क्यों आपने ये जो जंग शुरू किया है और इस जंग के आखिरकार क्या नतीजा हुए, क्या आप ईरान को शिकस्त देने में कामयाब हो गए, क्या आप इतने अरसे के अंदर आबनाए हुर्मुज को खुलवाने में आप कामयाब हो गए। पहले खुला हुआ था, सारी दुनिया की तजारत इस आबनाए हुर्मुज से हो रही थी, आपने इसको बंद कर दिया, अब आप खुलवा भी नहीं सक रहे। तो आप कर क्या रहे हैं? इतने 32 अरब से ज़ायद जो डॉलर जो है वो आपने 37 अरब से ज़ायद डॉलर जो है वो अब तक स्पेंड कर चुके हैं। 85 अरब डॉलर से ज़ायद जो है वो अभी मज़ीद आप जो है वो मांग रहे हैं। लेकिन वजह तो बताएं कि आखिरकार आप क्या हासिल करना चाहते हैं? कुछ भी तो अभी तक आप जो है वो हासिल नहीं कर सके। बहरहाल आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल इस वक्त ये है कि आबनाए हुर्मुज़ को खोला कैसे जाए, इसके हवाले से अब ट्रम्प जो है वो अपने जो बंदे हैं, अपने जो हरकारें हैं वो मुसलसल वो भेज रहा है ताकि ईरान किसी तरीके से किसी एक हल की तरफ आ जाए। हुआ यह है कि अभी ट्रम्प की जानिब से ओमान को जो है वो तैयार किया गया है कि ओमान किसी तरीके से ईरान को इस हवाले से कोई किसी एक मैकेनिज़्म के ऊपर लेके आए। बहरहाल ईरान और ओमान के दरमियान मुज़ाकरात हुए हैं और ओमान की जानिब से ये तजवीज़ दी गई है कि जो आबनाए मलाका का जो एक प्रेसिडेंट है हमारे सामने, जहाँ पर ख़ास तौर पर जो मुख्तलिफ ममालिक और इदारों की जानिब से जो अपनी शिप्स जो आबनाए मलाका से गुजरते हैं, तो उसमें एक वो रज़ाकाराना तौर पर एक पेमेंट कर रहे होते हैं ताकि जो इकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं, जो वहाँ पर शिपों के गुजरने के हवाले से जो उनको जो सर्विसेज दी जाती हैं उस इलाके के जो ममालिक की जानिब से, ये जो कोस्टल ममालिक की जानिब से, और फिर वहाँ पर जो आलूदगी होती है समंदरी, उसके हवाले से, ये जो तमाम चीज़ों के लिए एक वो रज़ाकाराना तौर पर एक पेमेंट कर रहे होते हैं आबनाए मलाका के ऊपर। इसी प्रेसिडेंट को सामने रखते हुए ओमान की जानिब से ईरान को ये तजवीज़ दी गई है कि वहीं प्रेसिडेंट जो है वो आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर भी हम अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें हम जो जो हम जो फ़ीस ले लेंगे वो रज़ाकाराना फ़ीस होगी कि जो 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 जहाज़ होंगे, जो मुख्तलिफ ममालिक होंगे, वो अपनी मर्ज़ी से जितना वो फ़ीस दे सकते हैं वो फ़ीस अदा कर दें। बहरहाल ये एक तजवीज़ ख़ास तौर पर आई है ओमान की जानिब से, और ईरान ने इसके हवाले से ये कहा है, ईरान की जानिब से ये कहा गया कि ये जो तजावीज़ हैं ख़ास तौर पर आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से उसमें अहम पेशरफ्त हुई है। बहरहाल उन्होंने इस तजवीज़ को एक्सेप्ट करने या उसको डिनाई करने के हवाले से भी कोई अपना बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। अच्छा, इसके अलावा अहम डेवलपमेंट ये भी है कि अब्बास अरागची जो कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने ओमान के वज़ीर ख़ारजा से और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से भी अलग अलग टेलीफोनिक गुफ्तगू की है, जिसमें ख़ास तौर पर खित्ते की जो सूरत हाल है, अमेरिका की वहाँ पर जो फुट होल्ड हैं ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता के अंदर, उसके हवाले से और आबनाए हुर्मुज़ को खोलने के हवाले से बातचीत हो गई है। और इसमें ख़ास तौर पर जो आबनाए हुर्मुज़ में जो पैदा होने वाली सूरत हाल है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है। तो अब सूरत हाल ये हो गई है कि अमेरिका जो है वो रजीम चेंज करने के लिए आया था, लेकिन खुद इतना फंस गया हुआ है कि वो आबनाए हुर्मुज़ भी बंद करवा के अब बैठा हुआ है, और आबनाए हुर्मुज़ जो है वो अमेरिका से अभी तक जो है वो खुलवाई नहीं जा पा रही है। अमेरिका जो है वो नाकाम हो रहा है, और ईरान की जो उसके ऊपर जो जो उसकी जो कंट्रोल है वो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर। और इस वक्त जो सूरत हाल है, आपने देखा कि ये जो 12 रोज़ तक ये जो मज़ीद जो जंग रही, तकरीबन 13 से 14 दिन, तो इस जंग के दौरान भी ईरान की जानिब से भरपूर हमले किए गए अमेरिका के बेसिस के ऊपर, और अमेरिका में भी लामाला जो जनूबी ईरान के ऊपर जो आबनाए हुर्मुज़ है उसके इलाके के अंदर, कशम के अंदर, जैसक के अंदर, सिरक के अंदर, फिर बंदर अब्बास में, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये हमले किए जाते रहे। कोशिश यही थी कि ईरान की जो सप्लाई लाइन है उसको तोड़ दिया जा सके, और उसके बाद उस इलाके के अंदर अपने जो फुट आर्मी ऑन ग्राउंड जो है वो इंजेक्ट करने के लिए अपने रास्ता जो खोल सके। लेकिन उसमें भी अमेरिका को बहुत बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि ईरान ने आखिरकार अभी जो है इब्राहिम अज़ीज़ी ने यह कहा, और जुल्क़दर साहब ने भी यही कहा कि हमारे मिज़ाइल, अब हालत ये हो गई है अमेरिका की इस खित्ते के अंदर कि हमारे मिज़ाइल्स और हमारे ड्रोन को रोकने वाला कोई आला इनके पास मौजूद ही नहीं था। हमारे ड्रोन्स जो है वो जाते थे और अमेरिका के बेसिस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट करते थे, कोई रोकने वाला नहीं था। हमारे मिज़ाइल जाते थे, उनको इम्पैक्ट करने की कोई मैकेनिज़्म उनके पास नहीं था।
ये हमने इनकी सूरत हाल कर दी है। इराक के अंदर उनकी जो बेसिस है उनका, उन्होंने तो ये दावा कर दिया कि वहाँ पर से वाइप आउट कर लिया है अमेरिका के जितने भी बेसिस थे इराक के अंदर, खासतौर पर जो अरबील का इलाका है वहाँ पर। तो ये अमेरिका की सूरत हाल हो गई है। लेकिन फिर भी अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है वो बातें कर रहे हैं कि हमारा ईरान के साथ जो है वो मुज़ाकरात बड़े अच्छे और दोस्ताना माहौल के अंदर चल रहे हैं। ईरान की जानिब से तो ये कहा गया कि हमने जो सालिसों की जानिब से जो के ज़रिए किए जाने वाले मुज़ाकरात हैं उसमें अमेरिका के जो नए तजावीज़ हैं उनको भी हमने मुस्तरद कर दिया है। ख़ासतौर पर काजिम गरीबाबादी जो कि नायब सरबराह भी हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के हवाले से, नायब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने कहा कि सालिसों के ज़रिए किए जाने वाले मुज़ाकरात में हमने अमरीकी तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है और ईरान ने यह इक़दाम अमेरिका के बेजा मुतालबात के सबब किया था। अब मसला ये है कि अमेरिका के हवाले से तो आपको पता है कि सैयद अली ख़ामनेई ने भी कहा था कि इनके अगर आप मुतालबात मानना शुरू कर दोगे तो ये मुतालबात की फ़हरिस्त लंबी करते जाएंगे। अगर आप इनको मुंह दिखाओगे, गुस्सा दिखाओगे, आंखें दिखाओगे तो ये पीछे हटेंगे। लेकिन आप इनके मुतालबात तस्लीम करते जाओगे तो ये अपने मुतालबात की फ़हरिस्त लंबी करते जाएंगे। ये जो है वो ये जो अंगुली जो है ना वो टेढ़ी करके ही यहाँ से घी निकाले जा सकती, सीधे अंगुली से यहाँ से घी नहीं निकाला जा सकता। ये सैयद अली ख़ामनेई का जो 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 हिदायत होती थी अपने हुकाम को, उसका मतन कुछ इस तरह ही होता था। तो बहरहाल काज़िम गरीबाबादी ने कहा कि ये जो भेजा मुतालबात होते हैं इसकी वजह से हमने इनका सारा जो जितनी भी जो तजावीज़ है हमने टोटली मुस्तरद कर दिया है। ट्रम्प साहब दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमने हमारे इस वक्त जो है ईरान के साथ बड़े दोस्ताना माहौल में मुज़ाकरात चल रहे हैं और ईरान को, और साथ साथ वो क्या कह रहा है, एक तस्लीम भी कर रहा है। वो कह रहा है कि ईरान को किसी भी वक्त किसी भी तरह से ख़रीदा नहीं जा सकता, शिकस्त देना पड़ती है और शिकस्त देने के लिए हम उसके ऊपर हमले कर रहे हैं, हम उसको शिकस्त दे रहे हैं। और ईरान की हमने बहरिया को तबाह कर दिया है, उनकी फ़ज़ाइया को तबाह कर दिया, उनकी ज़मीनी फोर्सेस को तबाह कर दिया, उनकी क़यादत को हमने तबाह कर दिया है, दिफाई निज़ाम को हमने तबाह कर दिया है, ये सब कुछ तबाह कर दिया। और 47 से 50 साल के दरमियान मशरिक़ वस्ता के अंदर जो ईरान की गुंडागर्दी थी, वो कह रहे हैं कि हमने उस गुंडागर्दी को ख़त्म करके ला के ज़मीन के लेवल कर दिया है। दूसरी तरफ वही ट्रम्प जो है वो कभी इधर से सालिस भेज रहे, कभी उधर से सालिस भेज रहे, कभी इधर से नुमाइंदे भेज रहे हैं कि यार थोड़ा सा हौले हाथ रख लो, हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है। अभी उन्होंने ख़ुद तस्लीम कर लिया कि हमारे 600 से ज़ायद जो फोर्सेस हैं वो जो है वो डैमेज हो गए हैं इस जंग के दौरान। अब अंदाज़ा करें 600 फोर्सेस, अगर इन 600 फोर्सेस को 18 का तो वो दावा कर रहे हैं कि वो हलाक हो चुके हैं, बाकी 600 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान का दावा ये है कि 200 जो फोर्सेस हैं उनको तो हमने हलाक कर दिया है और जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जो कि जर्मनी के अंदर, बरतानिया के अंदर, इटली के अंदर, यूरोप के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के अंदर अभी भी वो तड़प रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अब जो 600 भी हैं वो कम अज़ कम अगर अपने ख़ानदान के लिए नहीं मरे हैं तो आर्मी के लिए तो मर चुके हैं ना वो फौज के। तो अमेरिका की आर्मी के लिए इतना बड़ा लॉस जो है वो कोई मामूली लॉस नहीं है। किसी को ब्रेन इंजरी हुई है, कोई जिस्मानी अज़ा से वो आरी हो चुका है, तो ये सूरत हाल जो है अमेरिका के बहुत बड़ा ब्लो है। क्योंकि अमेरिका के 600 से ज़ायद जो फोर्सेस का या तो मारा जाना या फिर उनका आउट ऑफ सर्विस हो जाना या फिर उनका आउट ऑफ माइंड हो जाना, न सिर्फ फोर्सेस के लिए भी नुकसानदेह है बल्कि उनकी फैमिलीज़ के लिए भी नुकसानदेह है, वो मेंटली मर चुके होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। जबकि ईरान के हवाले से ईरान ने क्लियर कर दिया, ईरान को इस चीज़ को छुपाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पर अब मार्टायरिज्म का जो कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, शहादत का, वहाँ पर छुपाया नहीं जाता। अब ईरान ने कहा कि ये जो हालिया जो हमले शुरू हो गए हैं जंगबंदी ख़त्म होने के बाद से, उसमें अब तक 60 ईरानी जो हैं वो शहरी जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और 670 के करीब ज़ख्मी हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया हमारे तो इतना ही है, लेकिन उन्होंने साथ साथ ये बता दिया कि हमने 200 अमरीकी फ़ौजियों को मार दिया है और बे इंतहा जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं और बहुत बुरी हालत में वो हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें जंगबंदी के बावजूद भी खित्ते के अंदर हो रही हैं, और वो क्या हो रही हैं? ये हो रही हैं कि 4 ममालिक के अंदर कुछ पुरअसरार किस्म के ड्रोन्स हमले हुए हैं। इसराइल के अंदर, इराक़ के अंदर, सऊदी अरब के अंदर और फिर उर्दून के अंदर। अब ये ड्रोन हमले किसने किए, ये बड़ा हैरानकुन सवाल है। सऊदी अरब की जानिब से तो ये दावा किया गया है कि ये जो हमले हुए हैं, ख़ासतौर पर जो इनकी जो पेट्रोलियम की मसनूआत के जो इलाके हैं, पेट्रोलियम की इंडस्ट्रीज़ हैं,
उनके इलाकों की तरफ जो ड्रोन हमले हुए हैं वो इराक़ की सरजमीन से हुए और उन्होंने ईरान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है कि जो ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं इराक़ के अंदर उन्होंने ये हमले किए हैं और उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर धमाकों की आवाज़ें भी सुनने में आए हैं, वहाँ पर आग भी लगी हुई और पिछली जो आग लगी हुई थी, जो हौसियों की जानिब से जो हमले किए गए थे, वो भी अभी तक वो बुझाया नहीं जा सके, वहाँ पर अभी भी सूरत हाल ख़राब है। बहरहाल सऊदी अरब की जानिब से ये दावा किया गया है कि ये ईरान की जो प्रॉक्सीज है उन्होंने हमला किया है और इराक़ से हमला किया गया है, जबकि दूसरे जो हमले हो गए इराक़ के अंदर। अब इराक़ के अंदर भी मुख्तलिफ एक तो यूएस एम्बेसी के करीबी इलाके में ये जो ड्रोन्स हैं वो इम्पैक्ट कर गए हैं। तो अब ये हमले किसने किए हैं? और तीसरा हुए हैं इसके अंदर उर्दून में, और उर्दून के हवाले से एक तो उर्दून की जो गवर्नमेंट है उसने कहा कि हमने ड्रोन्स जो हैं वो 2 ड्रोन्स आए थे उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया है। और फिर इजराइल ने यह दावा किया है कि इजराइल की तरफ ये ड्रोन्स जा रहे थे और इजराइल और उर्दून की सरहद के करीब जो है वो इजरायली फोर्सेस ने 2 ड्रोन्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको तबाह कर दिया है। तो ये जो आखिरकार ये ड्रोन्स आखिरकार क्यों फायर किए गए? ईरान की जानिब से तो कहा जा रहा है कि हमने भी ट्रम्प के सीज़ फायर के बाद हमने फायरबंदी की है, क्योंकि हम तो अपने दिफा के अंदर हम हमले करते हैं, हम कुछ जारहाना हमले तो कर नहीं रहे। लिहाजा जब ट्रम्प ने जंगबंदी की है तो हमने भी अपने फायरबंदी कर दी, हमने और फायर करना छोड़ दिया। फिलहाल जब फायर करेगा दोबारा से हम शुरू करेंगे। तो ये जो 4 ममालिक के ऊपर जो ड्रोन्स हमले हुए हैं, इसके पीछे तहकीकात करने की शदीद ज़रूरत है कि ये हमले आखिर किसने किए हैं और कौन है जो एक दफ़ा फिर जो है इस रीजन को दोबारा से उस जंग के लपेट की तरफ लाना चाह रहा है। बहरहाल जो भी हो सकता है वो आप बखूबी जान सकते हैं कि इसके पीछे इस तरह की हरकतें इससे पहले कौन से ममालिक करते रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा अब एक और बड़ा हमला कहें या जो भी कहें, सिदोर इजराइल का एक शहर है सिदोर, वहाँ पर एक बड़ा हमला हुआ है। वहाँ पर एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है और उसके नतीजे में जो केमिकल की जो एमिशन हुई है तो उसके ज़रिए वहाँ पर लोगों को सांस लेने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और ये जो फैक्ट्री है वो बड़े पैमाने पर उसमें तबाही हुई है, आग लगी हुई है और उसको आग बुझाने की कोशिश भी कर रहे हैं वहाँ के जो हुकाम है। लेकिन ये जो आग भी है एक बहुत ही पुरस्कार किस्म की आग है जो कि सिदोर में लगी हुई है। तो अब ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बड़ी सस्पिशियस किस्म की वो चीज़ें मुख्तलिफ जगहों में हो रही हैं कि हो सकता है उसके नतीजे में फिर कोई एडवेंचर आगे आने वाले दिनों में हो सकता है। इसके अलावा ईरान की जानिब से 3 अरब ममालिक पर एक और इल्ज़ाम लगाया गया है। ईरान के जानिब से ख़ासतौर पर सऊदी अरब के ऊपर और यूएई के ऊपर और कतर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि इनके जो जहाज़ है, तजारती जहाज़ हैं, वो असलह की मुंतकली के में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि इन तीनों ममालिक के जो जहाज़ थे, 3 जहाज़ों ने बाकायदा तौर पर एक ही वक्त में एक ही दिन के अंदर अपने जो ट्रांसपोंडर्स है उनको बंद कर दिया और उसमें असलहा मुंतकिल करके ये जुनूब हरमुज़ की जानिब उन्होंने सफ़र किया। लिहाजा उन्होंने कहा कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो सूरत हाल को ख़राब कर सकती है। लिहाजा इन तीनों ममालिक को इस तरह के इक़दाम करने से गुरेज करना चाहिए। बहरहाल इसमें किस हद तक सदाकत है वो तो ईरान और इन तीनों ममालिक को इसके हवाले से बात करना चाहिए। लेकिन ये जो इल्ज़ाम जब लग रहा है तो ये इल्ज़ाम कोई मामूली इल्ज़ाम नहीं है, क्योंकि कोशिश इस वक्त ये हो रही है, ये जो ऊपर ड्रोन्स के हवाले से भी मैंने बताया है, तो कोशिश ये हो रही है कि किसी तरीके से अरब ममालिक को और ईरान को आपस में लड़ाया जाए और ये फ़िरकावाराना मुसलमानों के अंदर जो फ़िरकावाराना जो कशीदगी है उसको भड़काया जाए और ईरान और अमेरिका फिर पीछे बैठकर इस चीज़ को देखते रहें। अब मसला यूक्रेन और रशिया के जंग के हवाले से ज़रा डिस्कस करते हैं। एक इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, दूसरा जो है वो यमन के हवाले से भी। यमन को ज़रा पहले डिस्कस करते हैं। यमन में क्या हो रहा है कि जो जुनूबी यमन के जो इलाके हैं वहाँ पर अब सऊदी अरब के जो हिमायत याफ्ता जो फोर्सेस हैं उनकी जाने से बाकायदा तौर पर हमले शुरू हो गए हैं हौसी फोर्सेस की जानिब, और ये बहुत बड़ी गुमसान की जंग वहाँ पर हो रही है और उसमें दोनों तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि हमने इतने नुकसान पहुँचाया है मुखालिफ फरीक को और हमने इतने नुकसान पहुँचाए। अब इसमें अभी कुछ देर पहले भी मैं देख रहा था कि हौसी फोर्सेस की जानिब से एक बहुत बड़ी जो कंसाइनमेंट है उसको पकड़ने का दावा किया गया था, जिसमें
सऊदी अरब की जानिब से उन्होंने कहा था कि सऊदी अरब की जानिब से ये असला आ रहा था जनूबी यमन के जो फोर्सेस हैं उनकी जानिब, जो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता फोर्सेस है। बहरहाल एक बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर झड़पें हो रही हैं और उसके भी नताइज जो हैं वो बड़े संगीन होने के इम्कानात हैं, क्योंकि इस हवाले से अमेरिका ने भी कहा है कि यमन के मामले पर हम सऊदीया की मदद करने के लिए तैयार हैं। तो अब अगर अमेरिका भी इस जंग के अंदर शामिल हो जाता है सऊदी अरब की हिमायत में हौसी फोर्सेस के खिलाफ, इस वक्त हौसी फोर्सेस ने सऊदी अरब का जो ब्लॉकेट किया हुआ है, नेवल ब्लॉकेट किया हुआ, तो उसकी वजह से वहाँ पर मसाइल वो भी क्रिएट हो रहे हैं। अगर इसमें अमेरिका भी कूदता है तो फिर ये भी जंग जो है वो इस इलाके के अंदर भी एक बहुत बड़ी जंग हो सकती है, जिसके नताइज जो है वो बड़े पैमाने पर फैल सकते हैं। अच्छा, जो यूक्रेन की जानिब से ईरान के जो वेसल, जो तिजारती जहाज़ के ऊपर जो हमला किया गया था, उसके बाद से यूक्रेन और ईरान के दरमियान कशीदगी जो है वो बहुत तेज़ी के साथ फैलना शुरू हो गई है। और ईरान की जानिब से ये कहा गया है, ये धमकी दी गई है कि आपने ये जो हरकत की है, ये हरकत आपने स्पेशली इसराइल के कहने के ऊपर की है और हम इसको अब किसी सूरत इसको हम निगलेक्ट नहीं करेंगे और हम किसी भी कर्ज को देर तक इस कर्ज को अपने ऊपर हावी नहीं रखते। हम कर्ज फौरी तौर पर उतारने के हामी लोग हैं, लिहाजा हम बहुत जल्द यूक्रेन को बता देंगे कि ये जो आपने हरकत की है उसका आपको क्या नतीजा मिल सकता है, उसका आपको क्या खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। दूसरी तरफ इसराइल के जो वज़ीर तवानाई हैं एली कोहेन, उन्होंने कहा कि एक बड़ा बयान दिया है। अब देखें ना सूरत हाल किस तरीके से अब वो फैलती जा रही है। ख़ास तौर पर शाम के हवाले से उन्होंने बयान दिया है कि शाम के अंदर जिस तरीके से ये जो तुर्किया जो है वो अपने जो बेसिस बना के वहाँ पर हमारा सराउंड करने की कोशिश कर रहा है, तो हम इसको किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर तुर्किया ने यहाँ से अपने बोरिया बिस्तर समेट के वापस नहीं हो गया तो फिर हम जो है वो हम भी एडवांसमेंट करेंगे शाम के अंदर, और ख़ास तौर पर शाम के अंदर अपने हम अड्डे कायम करेंगे और अड्डे कायम करने के बाद हम वहाँ से तुर्किया को बाहर निकालेंगे। तो ये सूरत हाल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ इस पूरे मशरक़ी वस्ता के रीजन के अंदर बहुत तेज़ी के साथ ख़राब होती जा रही है। बहरहाल जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।